हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। इसका एग्जांपल देने के लिए जैसे मैं आपको आपके घर से ही शुरू करता हूं। आपने अपने घर में देखा चीनी देखी होगी, जिसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं, व्हाइट कलर की होती है। ठीक है, ये कैसे आपके घर तक पहुंची? पहले हम लोग क्या करते हैं, गन्ने का जो पेड़ होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग, हाई प्रेशर डाल के उससे जूस निकाला जाता है चीनी के मिल में। जो कि आप जूस किस कलर का, ग्रेस कलर का होता है। तो उसमें से गन्ने के जूस में क्या वाटर होता है, मिनरल्स वगैरह होते होंगे, सब होते होंगे। तो और साथ में उसमें सुक्रोज भी होती है, ये जो घर में आपकी चीनी यूज करते हैं। तो उसको कैसे उससे अलग किया गया, ठीक है, कैसे अलग किया गया और कैसे उसे वाटर वगैरह को उससे अलग किया गया, कैसे और इम्प्योरिटी को अलग किया, जो ग्रे कलर का जो कलर था वो कलर कैसे गायब किया गया। इस सारे प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्योरिफिकेशन कहते हैं। तो प्योरिफिकेशन की बहुत सारी मेथड्स हैं, जैसे आपका सब्लिमेशन है, ठीक है, बहुत सारे मेथड प्योरिफिकेशन के होते हैं। इसमें आपका है पहला मेथड, जैसे आपका आता है सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन से हम लोग कंपाउंड को प्योरीफाई करेंगे। दूसरा आपका होता है दूसरा आपका है क्रिस्टलाइजेशन। मतलब इस तरीके से बहुत सारे मेथड दे रखे हैं। तीसरा आपका जैसे मान लो आपका क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है। फिर इसके बाद डिस्टिलेशन है, ठीक है। फिर आपका एक और होता है जिसको क्या कहते हैं, ये क्रोमेटोग्राफी होती है। और आपका ये बहुत सारे हैं आपका, जैसे आपका दे रखा है क्रोमेटोग्राफी। एक होता है हमारा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एक हमारा होता है आपका क्रोमेटोग्राफी है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो इस तरीके से ये 5 मेथड हैं जिसके तरीके से कंपाउंड को प्रिपेयर। अब इनमें से कौन सा मेथड सब्लिमेशन यूज करेंगे, कब हम सब्लिमेशन यूज करेंगे, कब क्रिस्टलाइजेशन यूज करेंगे, कब डिस्टिलेशन यूज करेंगे, इनमें से कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है उस कंपाउंड की प्योरिटी पे, ठीक है, सॉरी इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी पे, और उसमें क्या इम्प्योरिटी है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें एक लाइन याद रखिएगा, द मेथड यूज्ड टू प्योरीफाई, ठीक है। जो भी मेथड हम लोग यूज करेंगे, मेथड यूज्ड टू प्योरीफाई will depend on properties of organic compound and impurity राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, इसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। तो जो भी मेथड हम लोग सब्लिमेशन यूज करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन यूज करेंगे, डिस्टिलेशन, कौन सी मेथड यूज करोगे भाई आप प्योरीफाई के लिए, तो सारी मेथड एक पे एप्लीकेबल तो होंगी नहीं। तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे ये डिपेंड करता है आपकी उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी पे और उसके अंदर इम्प्योरिटी की प्रॉपर्टी पे, ठीक है, इम्प्योरिटी की प्रॉपर्टी में, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको घरों में जैसे आपका जैसे NaCl है, व्हाइट कलर का होता है पाउडर जैसा, ठीक है, आप जानते हो नमक टेबल सॉल्ट जो होता है। और इसमें हम लोग कैम्फर मतलब आप जानते हो कपूर, जिसको पूजा वगैरह में यूज करते हैं। तो इन दोनों को अगर मतलब पीस दे, मिला दे, कैम्फर को पीस के मिला दे। अब अगर कोई पूछे बताओ इसमें से NaCl कैसे अलग करोगे, और कैम्फर NaCl को कैसे सेपरेट करेंगे, ये डिपेंड करता है इनकी प्रॉपर्टी पे। तो हम लोग आगे इस मेथड कैसे अप्लाई करके करेंगे प्योरीफाई करने के लिए, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड हम लोग इसमें बात करेंगे सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन क्या है भाई? सब्लिमेशन में सब्लिमेशन होता क्या है, पहले देखो। सब्लिमेशन आपका वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई सॉलिड होता है आपका, उस सॉलिड को अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं,
तो ये डायरेक्ट वेपर में चला जाता है आपका, यानी लिक्विड नहीं बनाएगा, वेपर या गैस में चला जाएगा, डायरेक्ट लिक्विड में नहीं जाएगा। नॉर्मली किसी सॉलिड को हीट करते हो तो पहले लिक्विड बनाएगा, लिक्विड के बाद वेपर बनाता है, लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, ठीक है, उस सॉलिड को हीट करेंगे डायरेक्ट वेपर में जाएगा। और अगर मान लो उसकी उसी कंपाउंड की वेपर को अगर कूल करोगे आप तो डायरेक्ट सॉलिड बना लेगा। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, सब्लिमेबल कंपाउंड को कहते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, सब्लिमेशन। तो अगर मान लो अब जो कौन कौन कंपाउंड हमारे सिलेबस में है जो सब्लिमेबल हैं, जैसे सब्लिमेबल कंपाउंड की बात करें तो सब्लिमेबल कंपाउंड जो होते हैं आपके, सब्लिमेबल कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे आपका है आयोडीन है, सॉलिड आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, ठीक है, और आपका नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन भाई सुना होगा, बहुत फेमस होता है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बॉल घर में यूज होती है, कपड़ों वगैरह में, ये मॉथ रिपेलेंट होता है, ठीक है, नेफ्थलीन है। कैम्फर है, कैम्फर मतलब जानते हो पूजा वगैरह में इसको यूज होता है, देखा ही होगा ये आपने, कपूर। और आपका जैसे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो ये आपके ऐसे कंपाउंड हैं जिनको, जो सब्लिमेबल होते हैं, ठीक है, इनको गर्म करोगे तो डायरेक्ट वेपर में फॉर्म कर लेते हैं, उनकी वेपर को कूल करोगे, ठंडा करोगे, डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। तो ये सब्लिमेबल कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर अब होता क्या है, अगर मान लो कोई कंपाउंड है उसके अंदर मान लो वो सब्लिमेबल है और उसके अंदर इम्प्योरिटी कैसी है, नॉन सब्लिमेबल है, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए हम हीट करेंगे, और हीट करेंगे जो सब्लिमेबल कंपाउंड वो वेपर बना लेगा और ऊपर चला जाएगा, वो कूल करके, कूल होके ऊपर जाके अलग हो जाएगा। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे ये क्रूड सबस्टेंस में लिखा हुआ है, क्रूड सबस्टेंस में मान लो इसके अंदर NaCl है और प्लस आपका क्या है, कैम्फर है, कैम्फर है, कैम्फर मतलब कपूर, याद रखिएगा। ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये क्रूड सबस्टेंस पड़ा हुआ, इसको हम लोग ने यहाँ से हीट किया, हीट किया। अब जानते हो नमक NaCl को कभी आप हीट करो जनरली तो ये डायरेक्ट गैस नहीं बनाएगा, ये आपका गैस के फॉर्म में चेंज नहीं होगा। लेकिन कैम्फर को अगर हीट करोगे तो ये वेपर जो बन के जाएगी, ये कैम्फर की वेपर जाएगी, ठीक है। और कैम्फर की वेपर क्या होगी, यहाँ पे किनारे किनारे क्या होगी, यहाँ कूलर पार्ट में, यहाँ ठंडे वाले पार्ट में, यहाँ देखो गर्म ज्यादा होगा, ये वेपर जाके यहाँ ठंडे पार्ट में क्या होगी, यहाँ पे ये चिपक जाएगी। इसको बाद में हम लोग अलग कर लेंगे। तो सब्लिमेशन प्रोसेस कब यूज करेंगे, ठीक है। तो आपका इसके लिए जैसे मान लो सब्लिमेबल कंपाउंड प्लस, अगर मान लो इम्प्योरिटी नॉन सब्लिमेबल है, ठीक है आपका, तो अगर इम्प्योरिटी नॉन सब्लिमेबल है और आपका कंपाउंड जिसको प्योरीफाई करना है वो सब्लिमेबल है, तो हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। जैसे आपका एग्जांपल याद रखो, जैसे आपका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट है प्लस आपका कैम्फर, ठीक है, इनको आप इनसे हीट करेंगे तो कैम्फर सब्लिमेबल है, उड़ जाएगा, और उसको हम लोग अलग कर लेंगे, कैल्शियम अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मान लो आपका NaCl है, ठीक है, प्लस आपका बेंजोइक एसिड ले लो, बेंजोइक एसिड। तो ये आपका बेंजोइक एसिड कैसा है, सब्लिमेबल है, इनको हीट करोगे तो बेंजोइक एसिड अलग हो जाएगा और NaCl आपका बच जाएगा। तो पहला प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया सब्लिमेबल। तो याद रखिएगा सब्लिमेबल में हम लोग क्या करते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस में हम लोग सब्लिमेबल कंपाउंड को नॉन सब्लिमेबल इंप्योरिटी से हम लोग अलग करेंगे। चलिए अगला प्रोसेस होता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है भाई, इस प्रोसेस का यूज हम लोग जब करते हैं जब आपका कोई ऐसी चीज हो, ठीक है, ऐसा कोई, पहली बात सॉल्वेंट चेक करेंगे, ठीक है। एक हम लोग इसमें क्या करते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, एक सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है, और प्लस उसमें, और सॉल्वेंट का सिलेक्शन इस बात पे करेंगे कि वो कंपाउंड जिसको हमको प्योरीफाई करना है, ठीक है, उस कंपाउंड की इस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कम हो, ठीक है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे कंपाउंड पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाता हो, ठीक है।
तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले एक कंपाउंड लेते हैं और इसके लिए मतलब ये होना चाहिए, मेन मतलब ये है सब क्रिस्टलाइजेशन जब यूज करेंगे तो इसके लिए याद रखना दैट कंपाउंड can be purified by crystallization which is less soluble in particular solvent at lower temperature but highly soluble at हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे आपका कैसा होना चाहिए, हाईली सॉल्युबल होना चाहिए। या मतलब इस प्रोसेस का जब यूज करेंगे, जब इसमें यहाँ नीचे लिख लेते हैं, जब यूज करेंगे जब सॉल्युबिलिटी में अंतर हो। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड impurity, solubility of compound and of impurity differ in particular solvent। ठीक है, मतलब सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होना चाहिए। अब इसमें करते क्या है हम लोग, पहले क्या करते हैं, द इम्प्योर सॉलिड इज डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट। हम कोई सूटेबल सॉल्वेंट लेंगे जिसमें वो कंपाउंड थोड़ा कम सॉल्युबल हो एट लो टेम्परेचर पे, ठीक है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्युबल हो। तो इम्प्योर सॉलिड इज डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट में डिजोल्व कर लेंगे, इसको यहाँ घुमा देंगे, डिजोल्व होता रहेगा। ये लैंप नीचे जो अभी जलाएंगे नहीं, पहले इसको डिजोल्व कर लें, डिजोल्व हो जाएगा। फिर इसको क्या करते हैं, उसको खूब लैंप पे जला देंगे, खूब मतलब इसको डिजोल्व कर लेंगे द सॉल्यूशन। फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन को हीट करेंगे। अब हीट करोगे तो आप जानते हैं हीट करने से क्या होगा, यहां से सॉल्वेंट जो लिक्विड कैसे होते हैं, जनरली लिक्विड आपके कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, मतलब जो वेपर बनाते हैं। लिक्विड हमारे कैसे होते हैं, लिक्विड वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, लिक्विड कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। तो यहां से ये जो सॉल्वेंट होगा उसकी वेपर यहां से उड़ेगी, वेपर उड़ती चली जाए सॉल्वेंट की, मतलब यहां से क्या होगा, वेपर आपकी उड़ती चली जाएगी। तो सॉल्वेंट की वेपर यहां से उड़ेगी, यहां से वेपर उड़ती चली जाएगी और धीरे धीरे यहां से सॉल्यूशन कैसा होता चला जाएगा, कंसंट्रेट होता चला जाए, कंसंट्रेट होता चला जाए। फिर क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन क्या हो जाए, द हॉट सॉल्यूशन जब क्या होगा, ये जब कंसंट्रेट होता चला धीरे धीरे कैसा ये बन जाएगा, धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेट। अब सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम लोग मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर दें। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम आ जाए डिसॉल्व और अनडिसॉल्व सॉल्यूट के बीच इन ए सॉल्वेंट, उसको क्या कहते हैं, सैचुरेट सॉल्यूशन। तो जब सैचुरेट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, फिर इसको क्या करें, जैसे हार्ड सॉल्यूशन, तब उसको कूल करेंगे। जब उसको कूल करोगे तो जिस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है, वो वहां पे क्या बना लेगा, क्रिस्टल बना लेगा। और क्रिस्टल बना लेगा, फिर फनल से क्या करेंगे हम लोग, ये जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है जिसमें हमारी, जैसे मान लो उस जिस कंपाउंड को प्योरीफाई करना था उसकी सॉल्युबिलिटी कम थी, तो जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो क्रिस्टल बना लेगा। ठीक है, और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो इसमें लिक्विड में रहेगा। तो वो यहाँ से इसको फनल से हम लोग अलग कर लेंगे, ये क्रिस्टल मिल जाए, इनको हम लोग क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे। ठीक है, द कोल्ड सोल्यूशन इज पॉर्ड ऑफ
to obtain the crystals or the crystals may be dried by pressing them between sheets of filter paper। तो प्योरीफाई कर लेंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन जब हम लोग यूज करेंगे जब हमारी इम्प्योरिटी और उसके बीच क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए सॉल्युबिलिटी में, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन कब यूज करते हैं, पहली बात देखो कुछ पॉइंट मेन हमारे इनको नोट कर लो। पहला बात तो क्रिस्टलाइजेशन जब यूज करेंगे, पहली बात तो सॉलिड सबस्टेंस के लिए यूज करेंगे, ठीक है, टू प्योरीफाई सॉलिड, टू प्योरीफाई सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसके लिए यूज करेंगे, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा अगर मान लो ए है, बी है और सी है, ठीक है, तीन कंपाउंड मान लो मिक्सचर है और मान लो इनकी सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर है ये है इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, मान लो इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये है, ठीक है, इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब इनको क्या करो, जो हम लोग इसमें घोलेंगे हाइट, तो घोलने पे क्या होगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वो सबसे पहले घुल जाएगा, यानी ये पहले लो टेम्परेचर पे ही घुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे ये भी घुल जाएगा, उसके बाद और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे इसको भी घुल जाए, ये भी घुल जाएगा, मतलब तीनों में डिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इनको कूल करेंगे, जैसे मान लो हीट करने पे अगर डिसोल्यूशन का ऑर्डर होगा तो सबसे पहले ये डिजॉल्व होगा, उसके बाद ये डिजॉल्व होगा, उसके बाद ये डिजॉल्व होगा। लेकिन अगर कूल करेंगे, जो क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो सबसे पहले क्रिस्टल किसके बनेंगे, जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो क्रिस्टलाइजेशन याद रखना इस ऑर्डर में होगा, सी का क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले होगा, उसके बाद बी का होगा, उसके बाद ए का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ए का क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। यानी इसी में अगर हम ए, बी और सी अगर तीनों को इसके अंदर डिजोल्व कर लें, ठीक है, तो सबसे पहले कौन घुलेगा, ए घुल जाएगा, ठीक है, सबसे लो टेम्परेचर पे। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे बी भी घुल जाएगा, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे सी भी घुल जाएगा। लेकिन जब हम लोग उसको कूल करेंगे तो सबसे पहले सी के क्रिस्टल मिलेंगे, ठीक है, फिर इसको क्रिस्टल नीचे जम जाएंगे, क्रिस्टल इस तरीके से सी के क्रिस्टल पहले नंबर में, सी के क्रिस्टल यहाँ हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे सी के क्रिस्टल, यहाँ पे सी पहले मिलेगा, ठीक है। फिर इसको फनल से इसको अलग कर लीजिए, फिर इसमें बी और सी बचेगा, फिर हीट करो, फिर कूल करो और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओ, फिर अगर मान लो कूल करोगे तो आपको फिर सी के बाद बी के क्रिस्टल मिलेंगे, सबसे लास्ट में आपके ए क्रिस्टल मिलेंगे। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब मान लो कभी कभी होता है कि सॉल्वेंट एक कोई कंपाउंड है, उसमें मान लो कोई कंपाउंड जिसको प्योरीफाई करना है उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, और एक दूसरा सॉल्वेंट है उसमें सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। तो दोनों सॉल्वेंट को मिक्स करके भी हम इसको सेपरेशन को कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन को कर सकते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन ये सॉल्युबिलिटी वाला पूछ सकता है, याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का ऑर्डर ये होगा, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन का ऑर्डर ये होगा। जाके थोड़ा राइटिंग खराब है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा बार बार आपसे, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक, क्रिस्टलाइजेशन के बाद आपका आता है अगला टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या है भाई, डिस्टिलेशन जो होता है अगर हम लोग बात करें तो कई तरीके का डिस्टिलेशन होता है, आपने सुना ही होगा, जैसे मान लो सिंपल डिस्टिलेशन या इसको डिस्टिलेशन कहते हैं, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, एक आपका डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर होता है, और एक आपका होता है आपका स्टीम डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन कई टाइप का है, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन, या इसको हम लोग डिस्टिलेशन भी कह सकते हैं। तो भाई डिस्टिलेशन होता क्या है, डिस्टिलेशन मतलब होता है जैसे कोई लिक्विड है, लिक्विड को हम लोग हीट करें, ठीक है, बॉयल करें, और बॉयल करके इसकी क्या बनाए, हम गैस बनाए, वेपर बनाए, और गैस को फिर हम लोग क्या करें, कूल करें किसके द्वारा, कंडेंसर के द्वारा, और फिर ये लिक्विड बन जाए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्टिलेशन। मतलब किसी कंपाउंड का जो लिक्विड है इसको गैस में चेंज करो, और गैस को कूल करके इसको कंडेंसर में लगाओ। कंडेंसर एक जो होता है कूलर पार्ट होता है, उसके अंदर जब वाटर वगैरह फ्लो किया करता है उसके अंदर जो गैस पास होगी कूल होकर लिक्विड बना, इसको कहते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है।
अब बात जैसे मान लो यहाँ देखो, ये आपका दिया है सी वाटर दिया है, और ये इसके अंदर स्टोन वगैरह पड़े हुए हैं। अब इसको हम लोग जब हीट करेंगे तो जानते हो स्टोन थोड़े उड़ने लगे वेपर फॉर्म में। यहाँ से ये थर्मामीटर से हम लोग क्या कर टेम्परेचर रीड करते रहेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर जब इसको हीट करोगे तो बॉयल करोगे तो यहाँ से क्या होगा, वेपर उड़ेगी। किसकी वेपर उड़ेगी? वाटर की वेपर उड़ेगी, ठीक है। वाटर की वेपर यहाँ से जाके यहाँ, ये क्या है, कंडेंसर लगा रहता है यहाँ। कंडेंसर ये मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर है, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो यहाँ पे क्या है, वाटर इन, यहाँ से ठंडा पानी आपका जाएगा, और यहाँ से वाटर आउट, गर्म पानी यहाँ से निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो धीरे तो यहाँ से जो वेपर वाटर वेपर लिक्विड के फॉर्म में अगर जाएगा, यहाँ से गैस के फॉर्म में, यहाँ से वेपर उड़ेगी ये गैस के फॉर्म में, और यहाँ कूल होके और यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी आपकी। डिस्टिल वाटर आपका अलग हो जाएगा। मतलब डिस्टिल वाटर भी आपको इसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे नमक के पानी को, सॉल्टी वाटर को हीट करें तो सॉल्ट तो वोलेटाइल होते नहीं है, वो वेपर नहीं फॉर्म करेंगे, और वाटर जो होगा वो बॉयल करने लगेगा, उसका वेपर बनेगी। वेपर यहाँ से ठंडी करके हम लोग यहाँ इकट्ठा कर लेंगे, आपका प्योर वाटर यहाँ से मिल जाएगा। तो डिस्टिलेशन हम लोग कब यूज करते हैं? जो सिंपल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन हम लोग जब यूज करते हैं, जब आपके जो इम्प्योरिटी कैसी हो, नॉन वोलेटाइल, मतलब कंपाउंड कैसा हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा हो आपका, वोलेटाइल हो, वोलेटाइल हो, और आपका इम्प्योरिटी कैसी हो, आपकी इम्प्योरिटी आपकी नॉन वोलेटाइल हो, तब हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। एक तो ये केस है, जैसे मान लो एल्कोहल, एथेनॉल है, उसमें नमक घुला दें, नमक घोल दें NaCl, तो एथेनॉल जानते हो वोलेटाइल होता है, हीट करोगे वो अलग वेपर बना के अलग हो जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा। दूसरा, अगर मान लो बॉइलिंग पॉइंट जो हो, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योरिटी एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफर बाय 20 डिग्री सेल्सियस और मोर, मतलब उनमें ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में। अगर दोनों लिक्विड है तो, दोनों लिक्विड अगर हैं तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में हाई डिफरेंस होना चाहिए, 20 डिग्री और मोर। तब हम लोग क्या करते हैं, इनका हम लोग यूज करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन। जैसे एग्जांपल में याद रखिए, एग्जांपल में याद रखो, जैसे आपका क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और आपका एनिलीन, इसको हम लोग एनिलीन कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इनको हम लोग इस तरीके से अलग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मान लो, बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मान लो एथेनॉल, एथेनॉल और प्लस आपका NaCl, ठीक है। ये आपका नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर नहीं बनाएगा। और ये आपका एथेनॉल कैसा होता है, आपका वोलेटाइल, ये अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से या तो हाई डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में इम्प्योरिटी और ऑर्गेनिक कंपाउंड के टर्म डिस्टिलेशन का यूज करेंगे, या मान लो इम्प्योरिटी नॉन वोलेटाइल हो तो इसका डिस्टिलेशन का यूज करेंगे, या सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है, अगर दो कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री से डिफर ना करे, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस से डिफरेंस हो, तब किस मेथड का यूज करेंगे? तो उसके लिए एक अलग डिस्टिलेशन का मेथड होता है, जिसे कहते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये भाई हमने नेट से बायजूस से लिया है, पिक्चर मिल नहीं रहा था। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भाई क्या है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग जब यूज करते हैं जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी, ठीक है, डज नॉट डिफर मच, मतलब बहुत ज्यादा डिफर ना कर रहे हो, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड का
बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें किसका यूज करते हैं, किसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए, जैसे मान लो आपका जैसे क्रूड ऑयल, एग्जाम्पल में याद रखना, क्रूड ऑयल, ठीक है, इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखना। ठीक है, बस मैं ये याद रखना, अगर अब इसमें जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री जानते हो, क्रूड ऑयल से क्या कर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब निकाले जाते हैं, क्रूड ऑयल से ही निकलते हैं। इसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। अब इसमें और सिंपल डिस्टिलेशन में अंतर क्या होता है, अगर आप देखें तो इसमें एक, जैसे मान लो नॉर्मल सारा प्रोसेस होता है, बस जैसे मान लो ये यहाँ पे देखो, उसमें डायरेक्ट थर्मामीटर यहाँ लगा था, ये देखो, ये एक यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा होता है। ठीक है, इसमें थर्मामीटर ऊपर लगा है, और इसमें क्या होता है, जैसे मान लो, अगर मान लो एक ए है और बी है, दोनों लिक्विड है, दोनों को अगर मान लो, अब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में मान लो, बॉइलिंग पॉइंट, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट जो ऑफ ए, मान लो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, ठीक है, ये मान लो आपका 102 डिग्री सेल्सियस है। तो इनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे। अभी होगा क्या, कैसे करेंगे, देखो, जब इन दोनों के मिक्सचर को, यहाँ पे ए प्लस बी अगर है, इन दोनों के मिक्सचर को अगर आप हीट करोगे यहाँ से, तो होगा क्या भाई, बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा वो टेम्परेचर पहले रीच कर जाएगा यहाँ थर्मामीटर से। तो मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ये कम है, तो यहाँ ए की वेपर बनेगी, यहाँ से ए की वेपर बनेगी, और बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उसकी वेपर थोड़ी नहीं बनेगी, लेकिन बनेगी लगभग, दोनों मतलब लगभग में बॉयल करने लगेंगे, ए भी बॉयल, बी भी, लेकिन बी की वेपर थोड़ी कम बनेगी। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दोनों की वेपर ऊपर जाएगी। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम थोड़ा इस तरीके का होता है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ से जो वेपर ऊपर जाएगी, यहाँ से जैसे मान लो, तो ए और बी दोनों की वेपर चढ़ेगी यहाँ पे, लेकिन बी का बॉइलिंग, ए का बॉइलिंग पॉइंट सॉरी कम है, तो उसकी वेपर ज्यादा बनेगी। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो क्या होगा, उसकी वेपर यहाँ से उड़ के उड़ते 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 यहाँ निकल जाएगी, यहाँ बाहर आपका वहां पहुंच जाएगी कंडेंसर के अंदर। लेकिन जो बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उसकी वेपर क्या होगी, यहाँ से टकरा के, यहाँ से जैसे मान लो यहाँ जा रही है, यहाँ से टकरा के कंडेंस होके ये फिर नीचे आ जाएगी, यहाँ कंडेंस होके नीचे, थोड़ी बहुत वेपर जाएगी, थोड़ी बहुत जाएगी, लेकिन इसमें जो वेपर बनेगी, वेपर जो आपकी होगी वो रिचर विल बी विद ए, मतलब वेपर में एक ज्यादा होगा, ए का परसेंटेज ज्यादा होगा, बी का परसेंटेज कम होगा। तो इस तरीके से यहाँ लिक्विड में हो सकता है प्योर ए ना मिले, ए और बी दोनों मिले। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर दोबारा फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, तब फिर ए की परसेंटेज बढ़ेगी, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर ए की परसेंटेज, तो धीरे 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 कई बार इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, रिपीटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, ये आपका प्योर ए आपका मिल जाएगा। ठीक है, प्योर ए आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाए, धीरे धीरे परसेंटेज इसकी हम इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे, तो धीरे धीरे ए की परसेंटेज आपको मिल जाएगी। जैसे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इसका हम लोग करते हैं। और आप क्या करते हैं, अब याद रखो, और एग्जांपल आपको, जैसे मान लो एथेनॉल, C2H5OH प्लस वाटर, इन दोनों का भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, इधर आपका दिया है तो एथेनॉल प्लस वाटर, नाइट्रिक एसिड,
HNO3। चलो ये दो एग्जाम्पल याद रखो। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब धीरे धीरे ए आपका रिच होता चला जाएगा, तो रिपीटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है। जो हमारा दोनों के बॉइलिंग, और फ्रैक्शनल कब यूज करेंगे, तो दोनों दोनों लिक्विड होंगे, ठीक है, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। जैसे आपका क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, एथेनॉल प्लस वाटर। अगला प्रेशर आपका, अगला प्रोसेस जो डिस्टिलेशन का है वो होता है आपका डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अब डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर भाई क्या है, ठीक है। ये प्रोसेस कब यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिए। इस प्रोसेस का यूज जब हम लोग कब करते हैं, जब आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको आपको प्योरीफाई करना है, इसका वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट हो, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट हो, तब इसको हम लोग रिड्यूस प्रेशर पे यूज करेंगे। दूसरा एक रीजन और है, यह मान लो किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है कि उसको गर्म करते करते गर्म गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, कि जब वो आपको बॉयल करने से पहले ही डिकम्पोज होकर कुछ और बना ले, ठीक है। तो वह जैसे मान लो वो कंपाउंड, ठीक है, विच डिकम्पोज, ठीक है, विच, ठीक है, उनके लिए विच कंपाउंड्स, मतलब वो कौन से कंपाउंड, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड, विच डिकम्पोज एट और बेलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे कंपाउंड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे या उससे पहले डिकम्पोज कर जाते हो, तब हम लोग डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल इसमें दिया है, याद रखना तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है। एग्जांपल कौन है, जैसे सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल, सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई। स्पेंट लाई क्या होता है, जैसे जब हम लोग सोप बनाते हैं, तो सोप बनाने में जब हम लोग ईस्टर का सपोनिफिकेशन करेंगे तो उसमें ग्लिसरॉल एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है, उससे हम लोग ग्लिसरॉल को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ठीक है। ग्लिसरॉल का आपको क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CH2OH, CHOH और CH2OH, ये फार्मूला होता है ग्लिसरॉल का। इसमें 3 हाइड्रोजन होते हैं, 3 OH बॉन्ड है, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, ठीक है। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस, अब कहोगे इसको रिड्यूस प्रेशर क्यों कहा जाता है, देखो भाई, बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारा ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और प्रेशर अबव द लिक्विड, जो लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लगता है उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पे जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर लगता है, ठीक है, उस पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। अगर लिक्विड की सरफेस पे लगने वाला प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। आपने सुना होगा पहाड़ों पे खिचड़ी खाना जल्दी नहीं पकता है बर्तनों में, क्यों, क्योंकि वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम होगा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी भाई हमारा कम हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो खाना जल्दी पकेगा नहीं,
क्योंकि वो कम टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल करने लगेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है पर्टिकुलर प्रेशर पे या पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कांस्टेंट होता है। एक बार लिक्विड बॉयल करने लगा, फिर आप उसको कितना भी हीट करें उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। तो याद रखना, खाना बॉइलिंग से नहीं पकता, खाना टेम्परेचर से पकता है। ठीक है, जैसे आप देखा होगा, जैसे घरों में आग वगैरह में आलू भूनते हो या कुछ भूनते हो तो क्या आलू बॉयल करने लगता है? क्यों नहीं, आग का टेम्परेचर ज्यादा होता है, उससे पक जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग जरूरी नहीं है, टेम्परेचर जरूरी है। तो जब कम टेम्परेचर पे पानी उबलने लगेगा तो उसके अंदर खाना जल्दी नहीं पकेगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट हमारे जो लिक्विड की सरफेस पे लगने वाला प्रेशर होता है उस पर डिपेंड करता है। यानी हम लोग अगर लिक्विड के सरफेस पर लगने वाले प्रेशर को किसी तरीके से घटा दें तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी हम घटा सकते हैं और कम टेम्परेचर पे ही उसको बॉयल कर सकते हैं और कम टेम्परेचर पे ही उसकी वेपर फॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखो, ये यहाँ पे क्या है, इसके अंदर लिक्विड रखा हुआ जिसको हमको प्योरीफाई करना है। इस लिक्विड का क्या है भाई, इसका बॉइलिंग पॉइंट या तो बहुत ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होगा जिस कंपाउंड को आपको प्योरीफाई करना है, या क्या होगा, वो कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, बेकार हो जाता है। तो उस कंपाउंड को प्योरीफाई करने के लिए हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का यूज करेंगे। इसमें करते क्या है, यहाँ पे एक लिक्विड ले लिया जिसको प्योरीफाई करना विद इम्प्योरिटी, और यहाँ से एक हम लोग कैपिलरी टू रेगुलेट एयर, यहाँ से एयर को रेगुलेट करने के लिए कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं जिससे एयर वगैरह आती जाती रहे, पतली सी। ठीक है, अब लिक्विड के अंदर डूबी रहती है, ठीक है, जिससे एयर वगैरह गैस वगैरह अंदर बने निकल आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, जब इसको, अब यहाँ पे प्रेशर देखो कैसे रिड्यूस किया गया है। ये यहाँ पे लगा है वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप कहो या सक्शन पंप कहो। तो यहां से देखो ये पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो यहां से हम जब सक्शन वैक्यूम पंप से अंदर से एयर खींचेंगे, तो एयर खींचेंगे तो यहां से भी एयर देखो सब जुड़ा हुआ, एयर यहां से एयर इधर निकल जाएगी। ठीक है, और वैक्यूम पंप से अंदर का प्रेशर, जो लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है, कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर, जो मन करे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर, ये हो जाएगा कम। और कितना प्रेशर रह जाएगा वो वहां बैरोमीटर की रीडिंग में हम लोग, मैनोमीटर की रीडिंग या बैरोमीटर की रीडिंग में यहां हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जब यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा वैक्यूम पंप के द्वारा, तो यहाँ लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉयल करने लगेगा, और यहाँ से इसकी वेपर यहाँ से यहाँ वेपर जाएगी, इसके अंदर अंदर जाएगी, और यहाँ ये पानी, ठंडा ठंडा पानी यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और ये वेपर कंडेंस होकर लिक्विड के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगी यहाँ। तो इस तरीके से डिस्टिल्ड लिक्विड, आपको प्योर लिक्विड यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका बस याद रखना, रिड्यूस यानी बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कब यूज करेंगे, जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो, या लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे या उससे पहले ही डिकम्पोज कर जाता हो, तो हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का यूज करते हैं। इससे हमारी एनर्जी भी बच जाती है कि थोड़ा हीट करेंगे, कम टेम्परेचर पे ही बॉयल करने लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर डिस्टिलेशन, मान लो जिस लिक्विड का मान लो ग्लिसरॉल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो किसी कंपाउंड का ए है, अगर मान लो उसका बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करेंगे तो जितना ज्यादा प्रेशर कम करते हैं बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो सकता है ये 200 पे ही बॉयल कर जाए। ठीक है, तो बॉयल कर जाएगा, वेपर कहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। तो ये आपका, अगर इसमें दो ही पॉइंट याद रखना कि कब यूज करेंगे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, जैसे कोई कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज कर जाता हो, टूट जाता हो, या उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता हो, तो बहुत ज्यादा हीट करता हो, हम लोग डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर
करते हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई या सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल, याद रखिएगा। चलिए अगला मेथड हम लोग डिस्टिलेशन के यूज करते हैं, उसको कहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। अब भाई स्टीम डिस्टिलेशन कब यूज करेंगे? तो स्टीम डिस्टिलेशन नाम ही लग रहा है स्टीम, स्टीम मतलब होता है भाप, पानी की वेपर, वाटर वेपर। तो इसमें भी स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, देखो भाई इसमें भी हम लोग क्यों, पहले तो ये याद रखो कौन से कंपाउंड को भाई हम स्टीम डिस्टिलेशन से प्योरीफाई करेंगे। तो इसमें क्या है, दो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। पहला, द कंपाउंड जो प्योरीफाई कर रहे हैं वो कंपाउंड कैसा हो, स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए। मतलब स्टीम वोलेटाइल मतलब स्टीम के साथ दोस्ती कर ले, भाप के साथ दोस्ती कर ले, यानी भाप के साथ उड़ता चला जाए, भाप के साथ उसकी वेपर उड़ जाए, वो होता है स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल मतलब स्टीम के साथ उड़ के वो भी निकल जाए, पानी के साथ पानी वाटर की वेपर के साथ वो कंपाउंड भी उड़ जाए। दूसरा होता है, दूसरी कंडीशन क्या है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा है कंपाउंड शुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब जिस कंपाउंड को प्योरीफाई करना है वो कैसा होना चाहिए, इनसॉल्युबल विद वाटर, मतलब पानी में आपका वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, इनसॉल्युबल होना चाहिए पानी के साथ। कौन, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हमको प्योरीफाई, दोनों कंडीशन मिलेंगी तो हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। कंपाउंड स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए और इनसॉल्युबल विद वाटर होना चाहिए। अब देखो इसमें हम लोग कैसे क्या करते हैं, देखो अब यहां पे क्या है, ये दो बर्नर लगे हुए हैं, एक बर्नर में यहां मान लो आपका वाटर है और यहाँ क्या है, कंपाउंड टू बी डिस्टिल्ड, मतलब जिस कंपाउंड को डिस्टिलेशन यानी जिस कंपाउंड को हमको वेपर बनानी है और वेपर बना के उसको ठंडा करके लिक्विड बनाना है, वो कंपाउंड यहाँ है। कंपाउंड टू बी डिस्टिल्ड मतलब जिसका डिस्टिलेशन करना है। डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है, लिक्विड से वेपर और वेपर से फिर लिक्विड में कंडेंस करने को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ उसकी कंपाउंड को वाटर लिया, इसको हमने हीट किया यहां से, ठीक है। तो यहां से भाई क्या होगा, देखो यहां से आपका देखो ये पतली सी ट्यूब लगी हुई है, इसके थ्रू यहां से वाटर यानी भाप इसके अंदर जाएगी, यानी यहां से आपका H2O गैस जा रही है। H2O गैस यहां आएगी इस कंटेनर के अंदर, ये थोड़ा अंदर नहीं जाना चाहिए, ऊपर ही रखना चाहिए, ठीक है इसको, मतलब H2O गैस आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से होके मान लो इसके अंदर H2O गैस आ गई, ठीक है। दूसरी चीज, अब हमने क्या किया, H2O गैस आ गई, ठीक है, H2O गैस आ गई। अब यहाँ से क्या करें हम लोग, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको डिस्टिल करना है, प्योरीफाई करना है, उसमें इम्प्योरिटी, उसको भी हीट किया, तो मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी गैस बनाएगा। ये मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर गैस है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अब मान लो यहां से जो वाटर वेपर आ रही है उसका मान लो प्रेशर कितना है, मान लो प्रेशर जो है वाटर वेपर जो इसमें बन रही है, वाटर जो वेपर फॉर्म हो रही है इसका प्रेशर कितना है, P1 मान लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड की वेपर बनेगी उसका प्रेशर मान लो कितना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गैसियस बन रहा है वेपर बन, उसका प्रेशर कितना है, P2। और कंपाउंड बॉयल कब करता है, बॉयल जब करेगा, अब देखो ये जब P1 प्लस P2, जब P1 और प्लस P2, ठीक है, इन दोनों का प्रेशर किसके बराबर हो जाए, P1 प्लस P2 का प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक
प्रेशर के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका प्रेशर हमने कितना लिया? P2। यानी P2 की वैल्यू जो होगी PATM माइनस P1 है कि नहीं। यानी यहां पर भी क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, अगर मान लो ये स्टीम यहां ना लगाते, पानी की बोतल यहां ना लगाते, तो यहां कंपाउंड कब बॉयल करता? जब P2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाती? P के बराबर हो जाती। लेकिन यहां पे क्या है, P2 की वैल्यू P से कम है। यानी ये भी एक तरीके का जो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर ही है। यानी इस केस में भी जो लिक्विड बॉयल करेगा अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पर ही बॉयल करेगा। यानी अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पर ही बॉयल करेगा। ठीक है, यानी स्टीम डिस्टिलेशन में भी कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम भी बॉयल करेगा। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट तुमको नहीं आता है तो ठीक है, तो कमेंट करके बताइए व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है, मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा। बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब हम लोग किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसकी वेपर बढ़ती है, वेपर बनती है। जो वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तब लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है। ठीक है, तो यहां पर भी लिक्विड अपने बॉइलिंग, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉयल कर जाएगा और अलग हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, यानी कंपाउंड कहना है कैसा, स्टीम डिस्टिलेशन कब यूज करेंगे? कंपाउंड स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होना चाहिए इनसॉल्युबल वाटर होना चाहिए। और या मान लो ये भी याद रखो, अगर और कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड कैन बी वेरी हाई। राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, कैन बी मतलब बॉइलिंग कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी कंपाउंड जो होगा अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही लो पॉइंट पर भी डिस्टिल होके हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टिलेशन की हमने जितने भी प्रोसेस थे चारों हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं हमने याद करिए हम। और इसमें हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कब करते हैं, सॉरी स्टीम डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं? तो स्टीम डिस्टिलेशन यूज कब करते हैं, याद रखिए। देखो हम लोग जैसे मान लो स्टीम डिस्टिलेशन जब यूज करते हैं, जब आपका जैसे मान लो कंपाउंड कैसा, जैसे वाटर और प्लस एनिलीन। एनिलीन जो होती है ये वाटर, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई जानते हो? ये एनिलीन वाटर इनसॉल्युबल है। एंजीन कैसी है हमारी? एनिलीन आपकी वाटर इनसॉल्युबल है और आपकी स्टीम वोलेटाइल है। अब कोई ये ना समझे कि यहाँ नाइट्रोजन है, वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा ना। ये इतना बड़ा हाइड्रोकार्बन पोर्शन लगा हुआ है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए एनिलीन पानी में घुलेगी नहीं। और दूसरा एनिलीन क्या है? स्टीम वोलेटाइल है। ठीक है, तो अभी हम लोग एनिलीन प्लस वाटर के मिक्सचर को हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन से अलग करेंगे। दूसरा इसमें जैसे आपका दिया एग्जांपल और याद रखो, जैसे आर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसको कहते हैं हम लोग आर्थो नाइट्रोफिनॉल और प्लस
पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, इन दोनों के मिक्सचर को भी हम लोग कैसे यूज करेंगे भाई, स्टीम डिस्टिलेशन से यूज कर सकते हैं। आर्थोनाइट्रोफिनॉल जो ये कैसा होता है, इसका इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, और ये स्टीम वोलेटाइल होगा, पानी में घुलेगा नहीं और ये स्टीम में उड़ेगा नहीं, ठीक है। दूसरा आपका जैसे मान लो सैलिसिलिक एसिड, आर्थोसैलिसिलिक एसिड, जैसे OH यहाँ लगा हो और प्लस यहाँ OH और यहाँ COH लगा हो, इन दोनों के मिक्सचर को भी इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड इंसॉल्युबल होना चाहिए वाटर के साथ, तो हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो एक बार फिर इन शॉर्ट में देख लो भाई डिस्टिलेशन में क्या क्या हम लोग किए हैं। एक तो हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन या केवल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ये कब यूज करते हैं भाई, जब कंपाउंड क्या हो, कंपाउंड आपका वोलेटाइल हो, इम्प्योरिटी आपकी नॉन वोलेटाइल हो, तब यूज करेंगे। दूसरा, जब हमारा इम्प्योरिटी और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट में 20 डिग्री या बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का 20 डिग्री या उससे ज़्यादा अंतर हो, डिफरेंस हो। दूसरा हम लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब हम लोग यूज करते हैं, जब दो लिक्विड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट में 5 डिग्री या कम का डिफरेंस हो, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल इसमें मैंने बताया था क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री या वाटर प्लस एथेनॉल। दूसरा, तीसरा आपका बात करें हम लोग, हाँ इसके बाद हम लोग पढ़ा था डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, DRP, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, DRP हम लोग कब यूज करते हैं, जब कोई कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता हो या वो कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज कर जाता हो, तो हम लोग डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर यूज करते हैं। जैसे आपका ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई या सिंपल ग्लिसरॉल। चौथा हमने पढ़ा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सॉरी स्टीम डिस्टिलेशन, SD। ये कब यूज करते हैं, जब कंपाउंड स्टीम वोलेटाइल हो, स्टीम के साथ उड़ जाए और जो डिस्टिलेट इकट्ठा हो उसमें कंपाउंड कैसा होना चाहिए, स्टीम में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, ताकि सेपरेटिंग फनल से उसको हम लोग अलग कर लें। जैसे ये आपका वाटर ऊपर दे रखा है और यहाँ लिक्विड है, दोनों इनसॉल्युबल होना चाहिए। जैसे एनिलीन वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन हो गया। उसके बाद अगला प्योरिफिकेशन का, तो डिस्टिलेशन मैंने बता दिया 4 टाइप का डिस्टिलेशन आपका होता है। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं, एक और है प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। इसमें कुछ नहीं है, जैसे मान लो अगर कोई, अब जानते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो अगर मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपका पानी में घुला हुआ है, एक्वस में सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब जानते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब मान लो कोई ऐसा सॉल्वेंट हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जिस सॉल्वेंट में कोई ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अलग सिलेक्ट करते हैं जिस सॉल्वेंट में हमारा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट ले लेंगे और ऐसे होने चाहिए सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जो इमिसिबल होना चाहिए विद इन एक्वस लेयर, मतलब एक्वस लेयर ऑफ इम्प्योर लिक्विड। मतलब इस तरीके का सॉल्वेंट इस तरीके का सॉल्वेंट चूज करेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्वस लेयर है उसमें इमिसिबल हो, घुले ना मिले ना उसके साथ, ठीक है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में
और उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ये सॉल्वेंट है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो। तो इसको लेते हैं हम लोग, तो इसको क्या करते हैं, ऐसे सेक कर देते हैं। शेक करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जानते हो सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा होगी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ इसमें आ जाएगा। फिर हम यहाँ से इस टॉप कॉप को इसको खोल लेंगे और यहाँ से एक्वस लेयर को हम निकाल देंगे और बाद में ये अलग कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें हो गया क्या, ये जो अलग ये बचेगा नीचे वाला जो इसमें इम्प्योरिटी होगी, थोड़ा बहुत हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो। ठीक है, तो उसको फेंक देंगे, फिर इसको हम लोग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इसको कहते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। मान लो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी जो है उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत कम है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सॉल्वेंट की बहुत ज़्यादा अमाउंट लेनी पड़ती है और बार बार रिपीटेड डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन करेंगे तो आपका कंपाउंड प्योरीफाई हो जाएगा। तो यानी इसके लिए डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कब यूज करेंगे, जब हमारा क्या है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पानी में घुला हुआ हो। ठीक है, लेकिन हम ऐसे सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट लेंगे, ऐसा सॉल्वेंट लेंगे हम इसमें जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। तब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी वेरी हाई। और दूसरा, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, इमिसिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इमिसिबल होना चाहिए विद एक्वस लेयर। इमिसिबल होना चाहिए विद एक्वस लेयर और ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी सॉल्युबल होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारे मेथड डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आते हैं अगला इंपॉर्टेंट मेथड, जिसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी भाई क्या है, ये यार देखो, क्रोमेटोग्राफी अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ दे, सबसे लेटेस्ट मेथड बताओ, एडवांस्ड मेथड बताओ, मॉडर्न मेथड बताओ, तो सबसे ये लेटेस्ट है और आपकी मॉडर्न मेथड है। लेटेस्ट है और ये मॉडर्न है। ठीक है, और एडवांस्ड है। इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी से, क्रोमेटोग्राफी से हम लोग देखो प्योरीफाई कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेट करेंगे कंपोनेंट को, और यहां तक कि हम कैन चेक प्योरिटी, कैन बी यूज्ड टू चेक प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम लोग प्योरिटी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, क्रोमेटोग्राफी मतलब क्रोमा मतलब क्या होता है, कलर। ठीक है, क्या होता है, कलर होता है। अब ये कितने टाइप की है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी भाई बहुत तरीके, दो तरीके के हैं क्रोमेटोग्राफी। एक आपकी क्रोमेटोग्राफी होती है ए मान लो, ठीक है, एक बी मान लो। ठीक है, ये जो क्रोमेटोग्राफी है ए हमारी है, इसको कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और दूसरा हमारी होती है, दूसरी होती है हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एक हमारी होती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी होती है हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी।
ठीक है, ये दो तरीके की होती है। अब इनका प्रिंसिपल क्या होता है भाई? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल होता है, इसका प्रिंसिपल होता है भाई डिफरेंशियल, इसका प्रिंसिपल होता है डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन, और इसका प्रिंसिपल होता है डिफरेंशियल पार्टीशन। इसका प्रिंसिपल होता है डिफरेंशियल पार्टीशन। तो प्रिंसिपल याद रखिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, क्षमा चाहूंगा, इसको डिफरेंशियल पार्टीशन। अब अगर मान लो, अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो पहले हम लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की। जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, ये क्या है? तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो होती है, ये दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और दूसरी होती है हमारी टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। पहली होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरी होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और इसमें अगर मान लो हम लोग पहले हम लोग एक एक करके बात करेंगे, तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में दो आते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो हम लोग पहले हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात पहले करेंगे, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी में पहले हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी लेके चलेंगे, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी अगर हम बात करेंगे, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमारा क्या है, ये जो आपका दिया है, ये जो डायग्राम दिया है, ये आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही है। ये आपका डायग्राम जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी दिया है। इसमें क्या होता है, देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज। क्या होता है? स्टेशनरी फेज। कॉलम क्रोमेटो एक स्टेशनरी फेज होता है। ये जितनी भी क्रोमेटोग्राफी है उसमें एक स्टेशनरी फेज होगा। स्टेशनरी फेज में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर क्या यूज करते हैं, सिलिका जेल और एल्यूमिना, एल्यूमिना का यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका जो स्टेशनरी फेज होती है, ये आपका एडजॉर्बेंट का काम करती है। एडजॉर्बेंट का काम करती है। एडजॉर्बेंट मतलब होता है जिसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन होगा। स्टेशनरी फेज मतलब ये मूव नहीं करेगी, नाम ही लगा स्टेशनरी मतलब ये मूव नहीं करेगी, लेकिन इसकी ये एडजॉर्बेंट का काम, इसकी ये नहीं मूव करेगी, लेकिन इसकी सरफेस पे कोई दूसरी चीज आएगी मूव करके, वो क्या करेगी, एडजॉर्ब कर जाएगी, ठीक है। और इसमें जो मोबाइल फेज जो होती है हमारी, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज जो होती है हमारी, इसमें हम लोग किसको यूज करते हैं, लिक्विड और गैस। और स्टेशनरी फेज में
जनरली या तो हम कोई सॉलिड लेते हैं जैसे एल्यूमिना सिलिका जेल, या हम लोग कोई लिक्विड ले सकते हैं। मतलब जब भी क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो क्रोमेटोग्राफी में जनरली हम लोग सॉलिड या लिक्विड लेते हैं। तो ये देखो एग्जांपल, जैसे ये स्टेशनरी फेज है, इसमें हम लोग सिलिका या एल्यूमिना जेल यहाँ पे ये भर दिया है। ये सिलिका या एल्यूमिना जेल भरा हुआ है, यहाँ ग्लास वूल लगा देते हैं, ये स्टॉप कॉक लगा हुआ है। अब जिन कंपाउंड को या जिन कंपाउंड्स को हमको अलग करना, जैसे A+B+C, उनका पाउडर बना के यहाँ डाल देते हैं। और ऊपर क्या होता है, एक सॉल्वेंट जो होता है जिसको मोबाइल फेज कहते हैं, ये एलिवेंट। सॉल्वेंट कोई एक हो सकता है या कई सारे सॉल्वेंट का मिक्सचर भी हो सकता है। तो यहां से जब ये तीनों चलेंगे, अब जैसे मान लो होता है क्या है, जैसे ऑर्डर ऑफ एडजॉर्प्शन या डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, मान लो ए की एडजॉर्बिंग पावर ज्यादा है देन बी, और बी की एडजॉर्बिंग पावर है ज्यादा देन सी, या डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन कहो या रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कहो, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन या रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, या आप कह दो इसको रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो जिसकी एडजॉर्बिंग पावर ज्यादा होगी वो पहले ही स्टेशनरी फेज पे एडजॉर्ब हो जाएगा। तो यहां से एलिमेंट जो पड़ा हुआ है, सॉल्वेंट पड़ा, उसके साथ ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आएंगे। तो पहले नंबर में जो जिसकी एडजॉर्बिंग पावर ज्यादा है, तो ए की एडजॉर्बिंग पावर ज्यादा है, तो ए सबसे पहले देखो यहाँ पे एडजॉर्ब हो गया। ठीक है, तो बी की एडजॉर्बिंग पावर से कम है, उसके बाद बी एडजॉर्ब हो गया यहाँ पे देखो। उसके बाद देखो सी की एडजॉर्बिंग पावर, तो सी यहाँ पे आपका एडजॉर्ब हो गया। तो इस तरीके से हमारे तीनों आपके एडजॉर्ब हो गए, ए बी सी। तो जिसकी एडजॉर्बिंग पावर ज्यादा है, ठीक है, याद रखें, जिसकी एडजॉर्बिंग पावर ज्यादा है वो सबसे पहले एडजॉर्ब हो जाएगा, और उसके बाद बी वाला, उससे कम सी वाला, सी सबसे बाद में एडजॉर्ब होगा। तो याद रखना एडजॉर्बिंग पावर ये है। अगर मान लो अलग होने की बात, सबसे पहले अलग कौन होगा, सबसे पहले आपका सी अलग होगा, उसके बाद बी अलग होगा, उस सबसे बाद में ए अलग होगा। मतलब अगर मान लो सेपरेशन की बात करें, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट सेपरेशन की बात करेंगे, तो सेपरेशन में जो होगा सबसे पहले आपका जिसकी एडजॉर्बिंग पावर सबसे कम है वो सबसे पहले सेपरेट हो जाएगा। याद रखिए सेपरेशन की, ठीक है, अलग होगा और उसका अलग हो जाए। तो ये हमारी कालम क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहते हैं, इसमें कालम जैसा बना लेते हैं, एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, ग्लास होती है, उसके अंदर स्टेशनरी फेज में क्या यूज करते हैं जनरली, यहाँ पे कालम क्रोमेटोग्राफी में सिलिका या एल्यूमिना, सिलिका जेल या एल्यूमिना यूज कर देते हैं। ठीक है, जो मोबाइल फेज होती है इसको इलिवेंट कहते हैं, निश्चालक, इलिवेंट कहते हैं, हिंदी में इसको निश्चालक कहते हैं। तो इसके साथ ये नीचे आएंगे, और जिसकी एडजॉर्बिंग पावर सबसे ज्यादा हो सबसे पहले एडजॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद उससे नीचे, ये इसको कहते हैं हम लोग कालम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ए बी सी आपका और वही इसका, इसीलिए कहते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन मतलब डिफर, तीनों कंपोनेंट एडजॉर्प्शन में डिफर कर रहे होंगे, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन की बेसिस पे ये आपका कालम क्रोमेटोग्राफी होती है। ठीक है, स्टेशनरी फेज जो होती है वो एडजॉर्बेंट होता है, ठीक है, जिसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन होगा, और एडजॉर्बेंट क्या होता है, जिसका एडजॉर्प्शन होगा। तो ए और बी और सी क्या है, एडजॉर्बेंट है, जो सबसे पहले एडजॉर्ब करेगा, एडजॉर्ब करेगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी। ठीक है, तो ये है कालम क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद कालम क्रोमेटोग्राफी जो है हमारी, ये इसका प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। ठीक है, कालम क्रोमेटोग्राफी के बाद एक और क्रोमेटोग्राफी आती है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है, ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में ये दिया है आपका डायग्राम,
तो इसको जरा मैं मिटा देता हूं। ये हम लोग बात करेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पतली सी ग्लास की प्लेट लेते हैं, ठीक है, ग्लास प्लेट लेंगे, ठीक है, उस ग्लास की प्लेट के ऊपर वही सिलिका जेल या एल्यूमिना को स्प्रे कर देते हैं, यहाँ पे उस पर सिलिका जेल एल्यूमिना स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। फिर एक होती बेस लाइन, मतलब ये 2 सेंटीमीटर ऊपर लेग लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, सॉल्वेंट जो होता है जिसको इलिवेंट कहते हैं, ये मोबाइल फेज होती है, इलिवेंट सॉल्वेंट होता है, उसमें इसको डुबो देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, कैपिलरी, और ये जो सैंपल होता है यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, ये गलत दिया हुआ है, ये सैंपल आपका यहाँ बेस लाइन पे यहाँ पे रखा जाता है। अब क्या होगा, ये कैपिलरी एक्शन की वजह से सॉल्वेंट ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा और इसमें ऊपर जाएगा और ऊपर जाके ये आपका इसमें जितने कंपोनेंट होंगे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का अगर प्रिंसिपल पूछे, ये भी आपका एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, तो इसका भी प्रिंसिपल क्या होगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में शॉर्ट में टीएलसी लिख लेता हूं मैं, इसका भी प्रिंसिपल वही है। क्या प्रिंसिपल है भाई, प्रिंसिपल वही है, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। क्या है इसका प्रिंसिपल, इसका भी वही है, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन, ठीक है, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन इसका भी है। इसे हम लोग ग्लास प्लेट लिखते हैं और ग्लास प्लेट पे हम लोग क्या करते हैं, सिलिका जेल या एल्यूमिना को छिड़क लेते हैं, ठीक है, एल्यूमिना को, सिलिका जेल एल्यूमिना को स्प्रे कर लेंगे और फिर एक बेस लाइन, और इसको लगभग 0.2 mm थिक, 0.2 mm थिक आपका, इस पे क्या होता है, 0.2 mm थिक का सिलिका जेल या एल्यूमिना छिड़क लेते हैं और उस पर सैंपल यहाँ छिड़क दें, सैंपल बहुत यहाँ लगा दें, ये सैंपल आपका ऊपर धीरे धीरे आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। अब बात ये, तो इसको डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन इसका प्रिंसिपल है। अब इसमें होता क्या है, इसमें अब देखो, जिसकी यहाँ पे क्या है, जिसकी एडजॉर्बिंग पावर सबसे ज्यादा है, मान लो इसमें दो, एक ही कंपोनेंट, मान लो इसमें कई सारे सैंपल था, इसे मान लो एक कंपोनेंट मान लो एक्स है, एक कंपोनेंट मान लो यहाँ पे एडजॉर्ब हुआ मान लो, ठीक है, तो उसका मान लो यहाँ से यहाँ तक मान लो हमने, मान लो यहाँ पे एम दे रखा है, ये इतना एम ऊपर चढ़ा और ये आपका एक्स ऊपर चढ़ा है, और दूसरा जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट जो मोबाइल फेज है, ये आपकी सबसे ऊपर निकल जाएगी, ठीक है, ऊपर निकल जाएगी। तो इसमें एक होता है रिटार्डेशन फैक्टर, रिटार्डेशन फैक्टर जो होता है ये इक्वल टू होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना मूव किया है एक्स, और सॉल्वेंट कितना मूव किया है वाई, तो सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा मूव करता है देन जो मोबाइल फेज सबसे ज्यादा मूव करेगी और एक्स की वैल्यू कम होगी, यानी रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, ठीक है। याद रखना, इसमें ये भी याद रखना, अगर मान लो कई अरे कंपोनेंट के रिटार्डेशन फैक्टर दिए हो, मान लो अगर मान लो जैसे 3 कंपोनेंट हैं, जैसे रिटार्डेशन फैक्टर आपके जैसे दिए हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। अब मान लो एक का रिटार्डेशन फैक्टर मान लो 0.5 है, एक का 0.6 है मान लो, एक मान लो 0.8 है, तो इसमें डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन यानी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा किसका होगा, याद रखना, जिसका रिटार्डेशन फैक्टर सबसे ज्यादा होगा उसका डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि वाई तो ज्यादा रहेगा ही, एक्स की वैल्यू, अब जिसका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा, जिसकी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा, वो सबसे पहले एडजॉर्ब हो जाएगा, सबसे पहले एडजॉर्ब होगा, तो इसमें सबसे पहले एडजॉर्ब होगा और उसके केस में रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू कम आएगी, नाम है रिटार्डेशन, जिसका रिटार्डेशन सबसे कम होगा, ठीक है, उस रिटार्डेशन फैक्टर जिसका सबसे कम होगा, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन उसका सबसे ज्यादा होगा।
यानी डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करें तो डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन का ये नया क्वेश्चन भाई बन सकता है। डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा ए का होगा, उससे कम बी का होगा, उससे कम सी का होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा ए। ठीक है, तो जिसका रिटार्डेशन फैक्टर यानी डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करेंगे, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आर एफ। ठीक है, आर एफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, ये भाई कितने टाइप की है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो है आपकी, ये 2 टाइप की है भाई। ठीक है, अगर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की बात करें, ये आपकी 2 टाइप की है। ठीक है, एक तो हमारी है कॉलम, और दूसरी हमारी क्या है, टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। हम दोनों में अगर डिफरेंट की बात करें, देखो अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो इसमें जैसे मान लो लार्ज अमाउंट को सेपरेट करना है तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट के लिए, इसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट को सेपरेट करना है तो इसमें यूज कर, जैसे एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे क्वेश्चन दिया, जैसे मान लो कोई इंक है, मान लो किसी ने मान लो डॉक्यूमेंट में कुछ छेड़छाड़ की है दूसरे तरीके की इंक लेके, तो जज जो है कहता है कि जरा चेक करो दोनों तरीके की इंक में अलग अलग जगह यूज हुई कि नहीं हुई। तो उसमें यूज किसको करेंगे हम, टीएलसी को यूज करेंगे। मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट अगर आपकी है, प्योरीफाई करना है तो उसको किसको यूज करोगे, टीएलसी को यूज करेंगे। इसमें अगर कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करें, कॉलम में स्टेशनरी फेज हमारी जो होती है वही आपका है सिलिका जेल या एल्यूमिना। इसमें भी स्टेशनरी जेल फेज है सिलिका जेल या एल्यूमिना। ठीक है, इसमें भी ट्रेड वही कॉन्सेप्ट, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन, यहाँ भी डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसमें रिटार्डेशन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन फैक्टर निकाल, इसमें रिटार्डेशन फैक्टर नहीं निकलेगा। ठीक है, रिटार्डेशन फैक्टर जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, जिस कंपोनेंट का रिटार्डेशन फैक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, यानी उसका डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन सबसे कम होगा, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन सबसे कम होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलिए, उसके बाद एक लास्ट क्रोमेटोग्राफी बनती है जिसको क्या कहते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें यार पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो होती है, इसका एग्जाम्पल देखो, इसको याद कैसे रखेंगे। देखो, इसको याद रखने का तरीका ये होता है, पहले तो याद रखो पार्टीशन, इसको याद रखो ट्रिपल पी, ट्रिपल पी याद रखो। ठीक है, एक बार नीट में क्वेश्चन को पी से याद रखो, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ट्रिपल पी याद रखो, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एक पी से आप याद रखो, इसका एग्जाम्पल क्या है जो पूछा गया नीट में है 2020 में, इसका एग्जाम्पल है पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। और इसमें इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल होता है आपका डिफरेंशियल पार्टीशन, डिफरेंशियल पार्टीशन, या सिंपल आप डिफरेंशियल पार्टीशन याद रखो या सिंपल आप पार्टीशन याद रखो, पार्टीशन याद रखना। ट्रिपल पी, अगर कोई तुमसे पूछ दे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल बताओ तो क्या लिखोगे, पी फॉर पार्टीशन, पी फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी, और एक पी फॉर प्रिंसिपल क्या है, पार्टीशनिंग या सिंपल पार्टीशन याद रखो। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसमें बात करें, इसका एग्जांपल की बात करें, इसमें स्टेशनरी फेज क्या होती है याद रखना। इसमें जो आपका स्टेशनरी फेज जो होती है आपकी स्टेशनरी फेज, इसमें आपका स्टेशनरी फेज होती है क्रोमेटोग्राफी पेपर, स्टेशनरी फेज क्या होगी, इसमें स्टेशनरी फेज होती है आपकी
ठीक है। स्टेशनरी फेज होगी आपकी क्रोमैटोग्राफी पेपर, ठीक है, इन विच विद ट्रैप्ड वाटर, क्रोमैटोग्राफी पेपर विद ट्रैप्ड वाटर, क्रोमैटोग्राफी पेपर विद ट्रैप्ड वाटर। जैसे मतलब स्टेशनरी फेज जो होगी इसमें क्या होगी, क्रोमैटोग्राफी पेपर विद ट्रैप्ड वाटर, ठीक है, क्रोमैटोग्राफी पेपर विद ट्रैप्ड वाटर, ठीक है, क्रोमैटोग्राफी पेपर विद आपका ट्रैप्ड वाटर होगा। मोबाइल फेज क्या होगा, मोबाइल फेज वही आपका कोई सॉल्वेंट होगा या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आप इतना याद रखिए, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हो। बाकी आपका वही आपका दिया हुआ है, इसमें भी बेस लाइन से ऊपर चलेंगे, रिटार्डेशन फैक्टर निकाल लेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल आपका वही आपका बता चुका हूं, डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपाउंड इन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। मतलब प्रिंसिपल की बात करें तो याद रखना, डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तब भी अगर मान लो हम बात करें इसमें, जैसे थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में याद रखना, जैसे इसमें एक चीज़ याद रखना, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में तो इसमें जैसे थिन लेयर याद रखना कि जैसे मान लो अगर हम अगर कोई कंपाउंड जैसे मान लो कोई कलर वाला है तो अपने कलर से दिखेगा, ठीक है। एक याद रखना, जैसे मान लो नीन हाइड्रीन जो होता है, जैसे टीएलसी प्लेट पे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना कलर नहीं है, अगर मान लो वो फ्लोरेसेंस वगैरह छोड़ता है तो उसको अल्ट्रावायलेट लाइट में देखेंगे तो चमकेगा, ठीक है। और नहीं तो उसको एक क्लोज जार में रख के आयोडीन रख देंगे और वो आयोडीन एब्जॉर्ब करके ब्राउन कलर का दिखने लगेगा। कभी कभी होता है अमीनो एसिड के लिए, अमीनो एसिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए, अमीनो एसिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीन हाइड्रीन छिड़क देते हैं इस पर। ये एम्स का क्वेश्चन पूछा गया, एम्स में पहले एम्स का एग्जाम होता था मेडिकल में, उसे पूछा गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का मैंने ये प्योरिफिकेशन खत्म कर दिया है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बताएं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7379526969। आप व्हाट्सएप भी इस पर कर सकते हैं, ठीक है।